शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये रिजल्ट जारी कर दिया है और आपको बता दें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में 1,39,010 शिक्षक पास हुए हैं। वर्ग 1 से 5 तक में कुल 93.39% पास हुए हैं। कक्षा 1 से 5 में जो पासिंग आउट परसेंटेज है वो 93.39% है। 1,48,845 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से बताया जा रहा है 9,835 शिक्षक परीक्षा में फेल हो गए हैं। सभी सफल शिक्षकों की शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराएगा। पास हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही नए स्कूलों में सभी की पोस्टिंग होगी। सभी सफल शिक्षकों को रिजल्ट के साथ ही जिला आवंटन किया गया है। शिक्षक अपना रिजल्ट आज रात 12 बजे के बाद देख सकेंगे। क्लास 1 से 5 के अलावा दूसरे वर्ग के शिक्षकों की बारी से रिजल्ट जारी की जाएगी। अभी आपको बता दें 1 से 5 तक के रिजल्ट जारी किए गए हैं। अगले 3 दिनों के भीतर सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट के तहत कक्षा 1 से 5 तक के जो रिजल्ट है वो जारी किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है करीब 93.39% पासिंग परसेंटेज है और इसके साथ ही 1,39,010 शिक्षक इस परीक्षा में पास हुए हैं। 9,000 से अधिक शिक्षकों जो हैं वो इसमें फेल हो गए हैं। हालांकि उनके लिए दूसरा मौका भी है, जैसा कि सरकार की तरफ से पहले से बताया गया है कि जो भी शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में फेल हुए हैं उन्हें अभी और भी मौका मिलेगा। 5 बार मौका मिलने की बात कही जा रही है। पहला मौका मिल चुका है, तो ऐसे में 4 और मौके उन शिक्षकों को मिलेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, रात 12 बजे के बाद आप ये रिजल्ट BACB के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट जारी किया गया है। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनके रिजल्ट जारी किए गए हैं। पटना संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 12 बजे के बाद से रिजल्ट देख सकते हैं शिक्षक? बिल्कुल, देखिए आज रात ही 12 बजे जो है BACB की वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, पासिंग परसेंटेज क्या है, और साथ में जिले का आवंटन भी कर दिया गया है। यानी अब तक जो नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत थे अब उनको नया जिला अलॉट कर दिया गया है। नंबर बेसिस पर ये नया जिला जो है अलॉट किया गया। हालांकि जो रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज है ये सम्मानजनक है, काफी बेहतर रिजल्ट है और इस रिजल्ट से अनुमान लगा सकते हैं कि जो अधिकतर टीचर हैं उन्हें अपना जिला मिल सकता है। यानी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है अभी कि 65% नंबर से अधिक, यानी 65 नंबर से अधिक जो शिक्षक प्राप्त किए होंगे उन्हें अपना जिला मिल सकता है। तो जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं जो 1 to 5 में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट अभी जारी हुआ है और 93.39% टीचर पास हो गए हैं। आज रात 12 बजे के बाद कभी वो रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद उनका एक तरह से शिक्षा विभाग से कॉल आएगा और वहां पर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके बाद स्कूल का भी आवंटन हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि 15 अप्रैल से पहले पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो शिक्षक हैं वो अपने अपने नए स्कूल में जाकर योगदान देंगे। शिप्रा, शिक्षकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आ पाई रजनीश? क्योंकि पहले इसका विरोध किया जा रहा था लेकिन फिर भी शिक्षक इसमें शामिल हुए। अब जब रिजल्ट आए हैं क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, पासिंग परसेंटेज अभी टोटल ओवरऑल आया है और उसके बाद जो है जो शिक्षक हैं वो इंतजार में है रात्रि के 12 बजने का, क्योंकि वेबसाइट पर जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा अपने अपने रोल नंबर के साथ सभी शिक्षक जो है रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद जिले के आधार में कौन कहाँ गए उसके बाद प्रतिक्रिया जो है रिएक्शन सामने आएगा। हाँ, यही है कि सभी का बेहतर परिणाम आया है। ऐसे में रिजल्ट के मुताबिक जो है वो भी चॉइस के ही मिलेंगे। जी शिप्रा, 1 to 5 का रिजल्ट अभी जारी हुआ है। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका आगे क्या लगता है कितने दिन और लग सकते हैं जो और बाकी बचे रिजल्ट हैं? बिल्कुल, ये अपडेट भी हम दे दें तमाम जो शिक्षक हैं जो अभी न्यूज 18 देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी 21 मार्च को ही कि 28 मार्च के बाद रिजल्ट जारी होगा और 5 अप्रैल से पहले सभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। बता दें आपको कि 1 to 5 का रिजल्ट जारी हुआ, इसके बाद जो बाकी
यानी 6 to 8 हो या फिर 9, 10th और 11th, 12th यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट। कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल से पहले सभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगी और धीरे धीरे वेबसाइट पर सभी रिजल्ट जो है जो टीचर हैं वो देख सकेंगे। शिप्रा, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे, कल राष्ट्रपति भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान मिलेगा। समारोह में शामिल होने को लेकर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेडीयू सांसद संजय झा भी सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। संजय झा ने कहा है कि जेडीयू ने हमेशा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने की मांग की है और उन लोगों की मांग पूरी हुई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया है। बड़ी बात है, खास करके जितने समाजवादी हैं या बिहार के लोग या हम लोग की पार्टी या हम लोग के नेता नीतीश कुमार हमेशा ये मांग करते रहे कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और हम केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न कर दिया। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन पूर्णिया को लेकर के विवाद लग रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के खाते में वो सीट गई नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो ये बता सकता हूं कि एनडीए बिल्कुल परफेक्ट अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है और 40 सीट बिहार में स्वीप कर रही है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आपने देखा होगा जिस हिसाब से हम लोग का सीट का बंटवारा हुआ है, जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता के मन में क्लियर है कि अगली सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट लेकर के सरकार यहां पर बनेगी। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक रहे कर्पूरी ठाकुर को शनिवार को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में विजय सिन्हा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पूरा बिहार पीएम मोदी का आभार जता रहा है। विजय सिन्हा ने इंडिया अलायंस में पूर्णिया सीट पर पेंच फंसने पर भी निशाना साधा है। सीएम विजय सिन्हा से, सर आप दिल्ली आए हैं, कर्पूरी जी को कल भारत रत्न दिया जाएगा मरणोपरांत, बहुत बड़ा सम्मान है बिहार के लिए। निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हर बिहारी आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद भी दे रहा है कि एक वैसे व्यक्ति, वैसे जननायक को जो राजनीति में शुचिता का, ईमानदारी का और सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चले और वैसे लोगों का सम्मान जब होता है तो हर बिहारी गौरवान्वित है और हम लोग उसके गवाह बनने के लिए आए हैं और ये निश्चित तौर पर गर्व का विषय है। वहीं इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में भागलपुर कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अजीत शर्मा खुद भी काफी पहले से अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। अजीत शर्मा ने कहा है कि भागलपुर की जनता का उन पर भारी दबाव है और ऐसे में अगर वे यहां से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही भागलपुर में कांग्रेस की जीत होगी। कि नेहा शर्मा जो आपकी पुत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगी, थोड़ा खुलासा कर दीजिए, क्या वाकई में नेहा चुनाव लड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल हम चाहते थे, चूंकि हम तो विधायक भागलपुर से हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। भागलपुर ही नहीं, पूरे लोकसभा जिला में हमने बहुत काम किया है, तो मैं चाहता था कि हम तो विधायक हैं, बिटिया लड़े। लेकिन क्या है कि बहुत देर हो गया डिसीजंस में। तो पहले अगर उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले आप कहे होते पापा, तो मैं वहाँ जो कमिटमेंट है, जो एग्रीमेंट के इवेंट्स है, शूटिंग्स है, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंटेड है, डॉक्यूमेंट है। आप बोलिएगा तो अगले बार हम सोचेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है और हम यहाँ भी और बॉम्बे भी रहे और चुनाव 20 दिन का है, तो इसमें मैसेज खराब जाएगा। इसलिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, आदरणीय अखिलेश जी को मैंने कह दिया कि अभी नेहा बिटिया नहीं लड़ेंगी। तब उन लोगों ने कहा कि आप लड़िए। हम तो विधायक हैं, फिर भी अगर पार्टी चाहती है, देखिए पार्टी तो चाहती है, मैं आपको बता दूं, भागलपुर लोकसभा की जनता का दबाव हमें 6 महीने से था कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, क्योंकि विकास नहीं हुआ। जो सांसद हैं, दबाव बहुत है, उत्साह बहुत है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर हमको पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये संकेत मिलने लगे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि आप
भाजपा जो कांग्रेस है उसके कैंडिडेट हैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, अखिलेश बाबू हमारे प्रधान निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे भी सूचना है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं चुनाव की, जनता चाहती है। और आपको बता दें, जनता में जो उत्साह है, निश्चित तौर पर अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत होगी, और जीत होने के बाद आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को, पूरे बिहार देश को बताएंगे, एक नई सोच जाएगी, विकास होगा। जिस तरह से मैंने काम किया है, ईमानदारी के साथ जनता का सम्मान और विकास करेंगे। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और उसके बाद महागठबंधन से झटका खाए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अभी भी उम्मीद है कि महागठबंधन से उनका समझौता हो जाएगा। वीआईपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि अगर महागठबंधन निषाद आरक्षण की बात मान लेता है तो पार्टी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन देगी। निषाद आरक्षण की बात बोलने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण नहीं देने के लिए तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग क्यों मजबूत करने जाए? भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें? नहीं गए महागठबंधन के साथ भी तो नहीं गए। महागठबंधन के साथ जाना नहीं जाना, हम जब किसी गठबंधन में है ही नहीं तो टिकट मिलने की बात कहां से आ रही है? सीट शेयरिंग की तो बात हो रही थी ना। घबराइए नहीं, सीट जो है मंडल कमीशन का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी हैं। मंडल की लड़ाई को उन्होंने पूरे देश में उन्होंने बुलंद किया है, और हमारे नेता सोनू कुमार लालू जी आपको सीट देने जा रहे हैं। हमारा सीट की बात ही नहीं है, हमारा जो आरक्षण की हमारा बात करेगा, आरक्षण को जो सपोर्ट करेगा वीआईपी पार्टी उसको सपोर्ट। चुनाव नहीं लड़िएगा, आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वो तो हमारे नेता निर्णय करेंगे कि क्या चुनाव लड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। अभी तो फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, अभी बाकी फेज बचा हुआ है। लेकिन फिर से सीट शेयरिंग की जब हो गई घोषणा कि राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। हम जब ना एनडीए गठबंधन में है ना इंडिया गठबंधन में है, तो हम उस मंच में कैसे जा सकते हैं? 26 में से आपको मिलेगा, ये बताइए सीधे तौर पर। 26 में से आपको मिलेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो आरक्षण की लड़ाई है, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आरक्षण की लड़ाई को, वो भी जिस तरह से हमारे नेता सीट देंगे, सीट देंगे, उस तरह से वो भी बुलंद कर रहे हैं। सीट देंगे। हम लोग सीट के लिए मर नहीं रहे हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने मुजफ्फरपुर में बीजेपी के मौजूदा सांसद का टिकट काटे जाने पर जिला बीजेपी में नाराजगी की खबरों का खंडन किया है और इसे अफवाह बताते हुए विरोधियों की चाल बताया है। राजभूषण निषाद पर बाहरी होने का लग रहे आरोपों के जवाब में केदार गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में कोई बाहरी नहीं होता है। बाहरी होने का भी आरोप लग रहा है कि वो बाहरी है और बाहरी बनाम लोकल का नारा दिया जा रहा है। देखिए, भारत के संवैधानिक व्यवस्था में कोई बाहरी नहीं होता है। संविधान में यह पूरा अधिकार है कि कोई भी आदमी कहीं से भी लड़ सकते हैं। गौर साहब कहाँ से आते थे? मुजफ्फरपुर से कई बार सांसद हुए। दिग्विजय नारायण सिंह कहाँ से आते थे? यह कोई माने नहीं है। और यह तो बेचारे पिलखी में जो है अपना घर भी बना लिया है, वोटर लिस्ट में नाम भी इनका आ गया है, और इन्होंने वादा किया है, आप लोग के सामने वादा किया है कि मैं जीतूंगा तो यहाँ हॉस्पिटल भी खोलूंगा और गरीबों का उसमें फ्री इलाज करूंगा। लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू होने में चंद दिनों का ही वक्त रह गया है। ऐसे में हम आपको चुनाव से जुड़ी कुछ अलग और रोचक खबर भी दिखाते हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी रिपोर्ट जो है तो बेगूसराय से, पर आज से 67 साल पहले वो देश की पहली ऐसी घटना बनी जो लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के तौर पर याद किया जाता है। आखिर क्या थी वो घटना, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। कस्बाई सा दिख रहा इलाका, गांव की पीसीसी सड़क और सड़क किनारे नीले रंग का ये बोर्ड जिस पर लिखा है रुचियाही। तस्वीरें बेगूसराय के रुचियाही पंचायत की हैं। वही रुचियाही जहां आज से 67 साल पहले लोकतंत्र को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई थी। जी, हम बात कर रहे हैं देश में घटी पहली बूथ कैप्चर की उस वारदात को, जिसे याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं। सड़क किनारे दिख रहा ये विशाल पेड़
देश में घटी उस घटना का गवाह रहा है जिसे 1957 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान तब के बाहुबलियों ने अंजाम दिया था। 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में बूथ कैप्चर की पहली घटना दर्ज हुई थी। बेगूसराय के रुचियाही इलाके में बूथ कैप्चर की पहली घटना हुई थी। तब कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा। लेफ्ट प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के खिलाफ जबरन मतदान कराया गया। चुनाव आयोग ने भी इसे बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना माना था। पहली घटना 1957 में लोकसभा के चुनाव में हुआ था मटिहानी में, और उस समय होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस। के तारीख में कोई ऐसा लोग नहीं है कि ठेकेदारी ले सकता है कि अमुक बूथ पर हम जिता देंगे। लोकतंत्र है की बात है। सीपीआई जब यहाँ से खून खराबा की राजनीति करती थी, बूथ लूटती थी, उस पर जीतती थी, उसका एक छत्र राज था। खूनी संघर्ष उनका सिद्धांत था। अब तो ईवीएम आ गया, तो लोग पब्लिक का जनाधार है, पब्लिक की वोट देती है, भी आके अपना अधिकार जमाती है। उस सब तो तब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, पर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज तो कोई बूथ कैप्चरिंग की बात भी नहीं सोच सकता। 1957 में बेगूसराय का इलाका कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। तब वर्चस्व की सीधी लड़ाई होती थी। लोग बाहुबल के दम पर तब बूथ लूटकर विरोधी को जबरन हराते थे। की तो अब वो एकमात्र कल्पना, कोरी कल्पना कहा जा सकता है। अब ऐसी संभावना है ही नहीं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से चुनाव होना है और लोग स्वेच्छा से घर से निकल करके वोटिंग करेंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी अब है नहीं, क्योंकि पहले की जो शासन व्यवस्था थी और अब में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है और पब्लिक भी अब जागरूक है। अब हालात तो बदले ही, जन जागरूकता भी काफी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोग बटन दबाकर अपने नेता को सीधे चुनते हैं। न कहीं बाहुबली का डर, न ही दबंगई अब चलती है। अब तो बदली हुई परिस्थितियों में बूथ लूट की घटना की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कश्मीर में पश्चिम चंपारण के 8 मजदूरों की मौत के बाद मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन की टीम मृतक मजदूर के शव को घर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मृतक के परिजनों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मृतक मजदूर के गांव पिपरासी में हालात का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। पति थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? कश्मीर। होली में आए थे? हाँ, हमारे माथा नहीं से दिमाग हो गया टांग को फोन किए थे कि हम जम्मू उतर के फोन करेंगे। उसके बाद से फोन नहीं किए, मोबाइल बंद बता रहा है, किसी को फोन नहीं लग रहा है। जब बच्चे हैं, शादी ब्याह नहीं हुआ अभी, कमा खिलाने वाले थे। कश्मीर में सड़क हादसे में जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके परिवार में मातम का माहौल है और पश्चिम चंपारण के 8 मजदूरों की मौत की सूचना के बाद जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गई है। तो पिपरासी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस परिवार ने 3 लोगों को खोया है और एक ही परिवार के 2 सगे भाई हैं और एक तीसरा रिश्तेदार है। और बताया जा रहा है कि 8 जो मजदूर जिनकी दर्दनाक मौत हुई है सभी एक दूसरे के रिश्तेदार बताए गए हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी लोग ने समूह बनाया और बगहा में होली के ठीक बाद यहाँ से चले गए थे। और जम्मू पहुंचने के बाद इन लोगों ने परिवार को सूचना भी दी है सकुशल पहुंचने की, लेकिन जब तक ये लोग कश्मीर पहुंच पाते तब तक मौत की खबर सामने आ जाती है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन की पूरी टीम जरूर मुस्तैद है और जिला अधिकारी ने सभी परिजनों को राहत की बात कही है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस परिवार को सांत्वना जरूर दे दी है। कश्मीर जाने के लिए वहां जम्मू में उतरे और वहां से बेलोरो करके जा रहे थे, लेकिन वहां से 125 किलोमीटर दूर जाने के बाद काफी मौसम खराब था जैसी सूचना मिल रही है और वहां पर आंधी और तूफान और बारिश भी था। इसी बीच में बोलेरो 300 फीट खाई में गिर चुकी है, जहां पर कि वहां दर्दनाक मौत इन सभी मजदूरों की हो गई है। वहां पता लगा दुर्भाग्य से ऐसे कि यहाँ पर कि हादसा हुआ जो कि सभी मजदूर पश्चिमी चंपारण जिले के हैं। वहां देखने पर उसके बाद से धीरे धीरे मालूम हो रहा है। जिस परिवार में इस परिवार ने 3 लोगों को खोया है, तो जी कैसे क्या इस परिवार सुनने कैसे? ये तो सभी एक ही परिवार के लोग हैं। कोई उनका चाचा है, कोई उनका भतीजा है, 2 भाई सगे भाई हैं। शादी भी हुई थी यहाँ शादी जो इंद्रजीत बिन है इनकी वही पुत्री की शादी अभी जस्ट होली के पहले हुई थी और वो ये काफी कर्ज लेकर शादी किए थे। अब वो कर्ज देना था जिसको चुकाने के लिए अभी कश्मीर कमाने जा रहे थे, तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। तो निश्चित तौर पर इस परिवार ने बहुत कुछ खोया और परिवार में
अब मातम का माहौल है और जिला प्रशासन की टीम भी वहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन की टीम से सहयोग कर रही है और सहयोग कर 100 को यहाँ पहुंचाने की कवायद जरूर चल रही है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जिला प्रशासन का जो कवायद शुरू हुआ है और परिवार ने जिस तरह से तमाम 8 लोगों को खोया है वो बिहार के लिए एक जरूर निश्चित ही मातम भरी खबर है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।